गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएसटी एंड आरओसी प्रैक्टिशनर। फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करेंगे ई इनवॉइस का जीएसटी में क्या कंसेप्ट है, किन पर्सन्स के लिए मैंडेटरी रूप से ई इनवॉइस बनाना कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने एक पीपीटी बनाई है, उसी के माध्यम से सारा कंसेप्ट अपन समझेंगे। तो आइए मैं शेयर करता हूँ पीपीटी आपको। लेट मी शेयर। यस फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि ई इनवॉइस का कंसेप्ट जीएसटी में कब आया था। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, 1 अक्टूबर 2020 को ई इनवॉइस का कंसेप्ट जीएसटी में लाया गया। उस समय लिमिट रखी गई थी 500 करोड़ रुपए, यानी ऐसे टैक्सेबल पर्सन्स जिसका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा था, उनको अनिवार्य रूप से ई इनवॉइस बनाना था। देयर आफ्टर ये लिमिट्स रिड्यूस होती गई एंड रिड्यूज होकर 100 करोड़ रुपीज़ हुई। देयर आफ्टर अगेन रिड्यूज होकर 50 करोड़, देन 20, देन 20, सॉरी, देन 10 करोड़ एंड रिसेंटली वाइड अमेंडमेंट इस लिमिट को 5 करोड़ रुपए रखा गया है। यानी ऐसे पर्सन्स जिनका एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग ईयर यदि 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, तब उनको मैंडेटरी रूप से ई इनवॉइस बनाना है। तो फ्रेंड्स, अपन डिस्कस करते हैं कि किन पर्सन्स को मैंडेटरी रूप से ई इनवॉइस बनाना है। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ या उससे अधिक हो इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017 टू 18 ऑनवर्ड्स, यानी किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और स्टार्ट कहाँ से होगा 2017-18 से लेके किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल के अंदर यदि रजिस्टर्ड पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड होता है तो उसको मैंडेटरी रूप से ई इनवॉइस बनाना है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इस मैंडेटरी एप्लीकेबिलिटी में कुछ स्पेसिफाइड पर्सन्स को अलग रखा गया है, यानी उनको मैंडेटरी रूप से इनवॉइस नहीं बनाना। वो पर्सन्स हैं एज स्पेसिफाइड इन रूल 52 सब रूल 2, रूल 54 सब रूल 3, रूल 54 सब रूल 5 एंड रूल 54 सब रूल 4A। नाउ फ्रेंड्स, अपन डिस्कस कर रहे हैं कि इन स्पेसिफाइड पर्सन्स में कौन कौन से पर्सन्स रखे गए हैं। तो फ्रेंड्स, रूल 54 सब रूल 2 के अंदर जो पर्सन्स हैं वो हैं इंश्योरर हो गए, बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज भी इसमें रखा गया है। एंड फ्रेंड्स, रूल 54 सब रूल 3 के अंदर जीटीए को कवर किया गया है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। एंड फ्रेंड्स, रूल 54 सब रूल 5 के अंदर ऐसे पर्सन्स को कवर किया गया है जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हो। एंड फ्रेंड्स, रूल 54 सब रूल 4A के अंदर ऐसे पर्सन्स को रखा गया है जिनका नेचर ऑफ बेसन एडमिशन टू फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन का हो, उनको इसमें रखा गया है। तो फ्रेंड्स, स्पेसिफाइड पर्सन्स के लिए मैंडेटरी रूप से ई इनवॉइस बनाना जरूरी नहीं है। नाउ फ्रेंड्स, अपन डिस्कस कर रहे हैं कि ई इनवॉइस के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटीज टैक्स पेयर को दे रखी है। तो फ्रेंड्स, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किया गया है फॉर अपलोडिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइसेस। एंड इसी के अंदर उन्होंने 10 पोर्टल्स भी बना रखे हैं जिनका यूआरएल आप देख पा रहे हो, www.einvoicefirst.gst.gov.in से लेके www.einvoice10.gst.gov.in, ये नोटिफाइड कर रखे हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ ई इनवॉइस। नाउ फ्रेंड्स, अपन डिस्कस करेंगे वेयर ई इनवॉइस इज रिक्वायर्ड, यानी किस किस कंडीशंस के अंदर, यानी
किस किस ट्रांजेक्शन पे अपने को ई इनवॉइस बनाना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली कंडीशन जो टैक्स इनवॉइस होना चाहिए और B2B की सप्लाई हो, यानी रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन में की गई सप्लाई जो B2B में फॉल होती है, अगर दे रहे हैं तो ई इनवॉइस जरूरी है। B2B की सप्लाई यदि RCM बेसिस पे दी जा रही है तो भी ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। एंड यदि अपन रिवाइज टैक्स इनवॉइस भी बना रहे हैं तो भी ई इनवॉइस बनाना है। एंड क्रेडिट नोट डेबिट नोट के अंदर भी अपने को ई इनवॉइस बनाना है। एंड फ्रेंड्स, यदि ऐसे सप्लायर्स के द्वारा जो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइसेस दे रहे हैं, जनरली इंश्योरर, बैंकिंग कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बना रहे हैं, उनको भी इनवॉइस बनाना है। एंड एक्सपोर्ट इनवॉइस के केस में भी ई इनवॉइस बनाना है। हाँ, यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पे स्पेसिफाइड पर्सन जो मैंने बात करी थी, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, उनके लिए मैंडेटरी रूप से नहीं, ऑप्शनल है। नाउ फ्रेंड्स, अपन डिस्कस करेंगे कि वेयर ई इनवॉइस इज नॉट रिक्वायर्ड। अभी हमने सुना था कि कब बनाना है, और अब हम डिस्कस करेंगे कब नहीं बनाना है, यानी कि किन ट्रांजेक्शन पे ई इनवॉइस नॉट रिक्वायर्ड। तो फ्रेंड्स, यदि हम आरसीएम के कंसेप्ट के अंतर्गत कुछ सेल्फ इनवॉइस बना रहे हैं तब अपने को ई इनवॉइस नहीं बनाना है। एंड B2C की सप्लाईज पे भी ई इनवॉइस अपने को नहीं बनाना है। एंड मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो स्पेसिफाइड पर्सनस है, जो कवर्ड है रूल 54 सब रूल 2, 3, 4, 4A के अंदर, उनको भी ई इनवॉइस नहीं बनाना है। एंड नाउ फ्रेंड्स, कुछ स्पेसिफाइड पर्सन को अलग से एग्जम्पशंस हैं। लाइक यदि कोई सप्लाईज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी के द्वारा दी जाती है तो उनको ई इनवॉइस नहीं बनाना। इनको एग्जम्पशन दी गई हैं नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 को अमेंड करके 1 जून 2021 को इनको भी एग्जम्पशन दे दी कि इनवॉइस नहीं बनाना। इसी तरह SEZ यूनिट को भी ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, इनको एग्जम्पशन मिली थी 30 जुलाई 2020 को। नाउ फ्रेंड्स, अब अपन डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे पर्सन्स जिनका टर्नओवर तो स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा है, स्टिल उनको ई इनवॉइस नहीं बनाना। ये केस हो गया एक्सक्लूसिवली यदि आप ऐसी सप्लाई दे रहे हो जहाँ पे टैक्स इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, तो ऐसे पर्सन्स पे ई इनवॉइस अप्लीकेबल नहीं होता है और इसकी कंप्लायंस के लिए उनको एक डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ती है कि दे विल नॉट इश्यू टैक्स इनवॉइस। एंड इस डिक्लेरेशन को स्पेसिफाइड किया गया है अंडर रूल 42 सब रूल 4 के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी रिगार्डिंग ई इनवॉइसेस। एंड यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।